नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लगातार बहुजन समाज को लेके हम लगातार संघर्ष करते रहे और कहीं न कहीं किसी ने क्या खूब कहा है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर ज़बानी चलती है, उस ओर ज़माना चलता है। ये कहावतें आज के दौर में बिल्कुल सिद्ध बैठती हैं। लेकिन आज के दौर में कहीं न कहीं यदि गहराई से देखा जाए, तो बहुजन समाज की राजनीति आज हिल चुकी है। समाज की राजनीति के आज वो आलम हो चुके हैं, वो हालात हो चुके हैं जो शायद पहले कभी नहीं। बहुजन समाज का एक भी दल आज सत्ता में नहीं। केवल आज यदि गहराई से देखा जाए तो 24 के चुनाव में एक सीट उत्तर प्रदेश, एक सीट उत्तर प्रदेश के अंदर नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आजाद की निकली। 24 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से जीरो पर सिमट गई, आज ये चिंतन का विषय है। क्योंकि इन तमाम चीजों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आज यदि गहराई से देखा जाए तो कांसीराम जी की विचारधारा को हम लोग पीछे छोड़ चुके, अंबेडकर बाद की विचारधारा को हम लोग पीछे छोड़ चुके, फुले बाद की विचारधारा को हम लोग पीछे छोड़ चुके। हम लोगों ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर ली है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई और साइंस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। आडंबर, अंधविश्वास, पाखंडवाद पे पूरी तरह से भरोसा करेंगे। आज कहीं न कहीं यदि गहराई से देखा जाए, तो हम लोग कहीं न कहीं पढ़ाई-लिखाई से दूर होते चले जा रहे हैं, साइंस को छोड़ते चले जा रहे हैं। आज शिक्षा इतनी महँगी हो चुकी है कि आज एक आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं सकता। और आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा कि धार्मिक व्यवस्थाओं के तहत धर्म में जो सबसे ज़्यादा आस्था रखने वाला जो तबका है, वो यकीनन साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा गरीब तबका है। आज जो कावड़ लेने जाते हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या ओबीसी, एससी और एसटी समाज के लोगों की है। एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो आर्थिक रूप से बेहद परेशान हैं, जो लोग कहीं न कहीं बेरोज़गार बहुत बड़ी तादाद में हैं, ऐसा लोग कहते हैं। जो लोग कहीं न कहीं आर्थिक संपन्न नहीं, जो लोग शिक्षा से दूर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शिक्षित लोग कावड़ लेने नहीं जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि संपन्न लोग कावड़ लेने नहीं जाते। लेकिन मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि एक बहुत बड़े तबके की बात कर रहा हूँ। साथियों, मैं अपने टॉपिक पे वापस आना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से जिस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, और रावण इस दौर का कहीं न कहीं वास्तव में एक बड़ा योद्धा है। रावण को हमेशा बुरी नज़रों से देखा गया, लेकिन सच्चाई यही है, रावण एक ऐसे बंधन का नाम था, एक ऐसी ज़िम्मेदारी का नाम था, जो हर तरह से परिपूर्ण था। रावण अपने आप में महाविद्वान था। रावण के जैसा ज्ञानी उस पूरे दौर में पैदा ही नहीं हुआ। कहीं न कहीं साथियों गहराई से देखा जाए तो रावण एकमात्र ऐसा इंसान था जो अपने आप में परिपूर्ण था। जो व्यक्ति जो चाहता था, वो हासिल करता था, चाहे वो सिद्धि, रिद्धि, श्याम, दाम, दंड, भेद, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्थिति हो, और तीनों लोकों में जिसने विजय प्राप्त की, वो था रावण। और रावण को हमेशा बुरी नज़रों से देखा। तो साथियों, आज के दौर का रावण चंद्रशेखर आज़ाद जिसने ये कर दिखाया, उसने अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया और बहुजन समाज के प्रति उन्होंने लगातार संघर्ष किया। साथियों, इन्हीं के बीच में एक नाम और आता है, महादेव जानकर, पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार। महादेव जानकर एक ऐसे नेता हैं जो स्वयं कांसीराम जी के साथ से काम कर रहे हैं, जिन्होंने स्वयं बहुजन समाज की राजनीति को पढ़ा और परखा है, जिन्होंने स्वयं इस समाज के लिए बहुत कुछ कर दिखाया। कहीं न कहीं साथियों, अब हम ऐसा चाहते हैं कि जो बहुजन समाज का जो महागठबंधन तैयार होने वाला है, मैंने आपको बताया नहीं पहले कि बहन जी एक प्लानिंग में लगी थी कि देश में तीसरा मोर्चा बनाया जाए, जो दबे कुचले शोषित और वंचित समाज की आवाज़ को ताकत से उठा सके। हरियाणा के अंदर इनेलो से गठबंधन बहन जी ने किया, और इनेलो के महासचिव जो थे, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, अभय चौटाला जी, वो भी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी से मिले। जयंत चौधरी जी कहीं न कहीं जाटों के एक बड़े नेता के तौर पर आज देखे जाते हैं। जाटों के ब्रांड के रूप में यदि कोई है तो जयंत चौधरी।
और जयंत चौधरी यदि हरियाणा में इनके साथ में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहन जी का ये मोर्चा बहुत ही मजबूत हो सकता है। साथियों, आपको बता दें कि यदि महादेव जानकर राष्ट्रीय समाज पार्टी महाराष्ट्र से चलकर के उत्तर प्रदेश में यदि इनका साथ दे दे, यानी कि बहन जी के तीसरे मोर्चे में यदि शामिल हो जाए, तो निश्चित तौर पर सब कुछ बदल सकता है। तीसरा मोर्चा माइंडेड लोगों का तैयार हो सकता है। बहन जी भी एक आयरन लेडी के तौर पर देखी गई और एक महान विद्वान के तौर पर देखी गई। और महादेव जानकर जी, उनके बारे में तो सारे लोग जानते ही होंगे कि वो स्वयं आईआईटी टॉपर पूरे देश में तीसरे नंबर के रहे। महाविद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं, जिनके चरित्र में आज तक उनके दामन में एक भी दाग नहीं लगा, वो भी राजनीति में रहते हुए। क्योंकि राजनीति में जबरदस्त तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, राजनीति में लोगों को गिराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई दूध की तरह धुल के निकल आया तो वो महादेव जानकर। आज की डेट में शायद उन पर कोई आरोप नहीं। ऐसे भगवान जैसे नेता यदि बहुजन समाज की आवाज को उठा रहे हैं, वो तो ये कहते हैं कि बहुजन समाज तो हमारा है ही है, लेकिन गरीब सर्वण समाज भी हमारा, यानी कि 85% की बात तो करते ही हैं, लेकिन बचा हुआ जो 15% है उसमें भी वो ये कहते हैं कि जो गरीब समाज है वो हमारा है। यानी कि 15% जो समाज बचा है उसमें गरीबों की संख्या बहुत कम। पूरे देश में हर बड़ी सीट पे इसी 15% समाज में से लोग बैठे हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन साथियों, यदि महादेव जानकर उत्तर प्रदेश में आकर के बहन जी का साथ दे दें या बहन जी इनका साथ ले लें, तो निश्चित तौर पर तीसरा मोर्चा एक ऐसा खेल खेल सकता है जो खेल शायद आज तक नहीं, जो खेल अखिलेश यादव के साथ मिलकर के नहीं हो पाया, जो खेल कांग्रेस अकेले नहीं कर पाई, जो खेल आज समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उस रास्ते पर चलने का भरपूर प्रयास कर रही है। साथियों, यदि ऐसा हो जाता है तो आप लोग क्या सोचेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यदि महादेव जानकर बहन जी के साथ में आ जाते हैं तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।